गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स में कक्षा 10 की पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले टॉपिक का नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी नाम है टॉपिक का। और इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सत्ता की साझेदारी, तो इसमें यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्ता और साझेदारी। सत्ता मतलब आप जानते हैं, जैसा कि सत्ता मतलब क्या होता है भाई? तो सत्ता मतलब जो है सो पावर होता है, और साझेदारी मतलब उसका शेयर करना। साझेदारी मतलब उसका शेयर करना होता है साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी बात की जा रही है। इस चैप्टर में जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की गई है, जैसे एक परिचय दिया गया है और कहानी बताई गई है यहाँ पर, और लोकतंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम सब डेमोक्रेसी के बारे में ही बताया गया है कि डेमोक्रेसी की स्थापना कैसे होती है, किस देश में किस तरीके से परिवर्तन होता है। पिछले साल हम लोगों ने 9th क्लास में कुछ किताबें पढ़ी थीं, और उन किताबों में हम लोगों ने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती हैं। लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है? लोकतंत्र में शक्तियां बंटती हैं, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ पर भी है वहाँ पर आप देखे होंगे कि सारी ताकत एक अंग में सीमित नहीं रहती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र में सरकार के जो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। सरकार के इन तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? सरकार के इन तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन होता है, और विभाजन तो जरूरी भी है, विभाजन तो होना ही चाहिए। यदि शक्तियों का बंटवारा होता है तो निरंकुश शासन नहीं चलता, और जब निरंकुश नहीं चलता तो लोगों के अधिकारों का सुरक्षा होता है। इसलिए पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। इसमें पहले 3 चैप्टर जो आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं, वो सत्ता के बंटवारे से ही संबंधित हैं। हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर में बेल्जियम की कहानी है और श्रीलंका की कहानी दी गई है आपके लिए। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। भाई, लोकतंत्र में सत्ता की बंटवारे की आवश्यकता क्यों है? क्यों लोकतंत्र में ही सत्ता की बंटवारा पाया जाता है, सभी जगह नहीं पाया जाता? ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना भाई। प्रश्न तो ये भी है कि इसी के ऊपर चर्चा किया जाएगा इस चैप्टर में। आइए हम बात करते हैं सत्ता के साझेदारी में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर चैप्टर दिया गया है, ये जो पहला चैप्टर है, इसमें आप देख रहे हो कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इसमें चर्चा किया गया। बेल्जियम जो था यूरोप का एक छोटा सा देश था। बेल्जियम जो था यूरोप का एक छोटा सा देश था। बेल्जियम यूरोप का क्या था? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश था, और हमारे हरियाणा राज्य के बराबर था वह। किस राज्य के बराबर? हमारे हरियाणा राज्य के बराबर था उसका क्षेत्रफल। किसके बराबर था? हमारे हरियाणा राज्य के बराबर उसका क्षेत्रफल था। बेल्जियम की जो सीमाएं थीं, बेल्जियम की जो सीमा था वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती थी। इन सब देशों से
बेल्जियम की सीमाएं लगा करती थी। बेल्जियम की जो आबादी था वह 1 करोड़ से थोड़ी अधिक था। आबादी कितना था बेल्जियम का? 1 करोड़ से अधिक था। सारी बातों पर ध्यान देते रहिए कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश था, क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती थीं। किसे लगती थीं? तो इसकी सीमाएं जो थीं वह फ्रांस से लगती थीं, नीदरलैंड से लगती थीं, जर्मनी से लगती थीं और लक्जमबर्ग से लगती थी। इसकी आबादी जो था वह 1 करोड़ से थोड़ी अधिक था, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधा। आबादी कितना था? 1 करोड़ आबादी था इनका, और हरियाणा की आबादी का कितना था? आधा था। तो मतलब यह छोटा सा ही देश था। यहाँ के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल था। मतलब यहाँ अनेक जाति, अनेक भाषा बोलने वाले लोग निवास करते थे बेल्जियम में। बेल्जियम पहले एकात्मक शासन व्यवस्था बेल्जियम में था, संघात्मक नहीं था। एकात्मक मतलब एक स्तर की सरकार, संघात्मक मतलब 2 स्तर की सरकार। तो एक स्तर की सरकार ही पहले थी। देश की कुल आबादी का 59% जो हिस्सा था, कितना? 59% जो हिस्सा था देश की कुल आबादी का, वह फ्लेमिश रीजन में रहता था। कहाँ रहता था? वह फ्लेमिश रीजन, वहाँ का इलाका था एक बेल्जियम का फ्लेमिश रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में 59% हिस्सा रहा करता था इनका। कितना रहता था? फ्लेमिश रीजन में जो है 59% हिस्सा रहा करता था। फ्लेमिश इलाके में रहा करते थे, समझ गए? और डच बोलते थे। फ्लेमिश में रहने वाले क्या बोलते थे? तो फ्लेमिश में रहने वाले डच बोला करते थे बच्चों। कौन सी भाषा बोलते थे? डच बोलते थे। शेष 40% लोग जो थे बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे, और जो वे फ्रेंच बोलते थे। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्जियम के 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे, और जो डच बोलते थे। शेष 40% जो लोग थे वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे, जो फ्रेंच बोला करते थे। शेष 1% लोग जर्मन बोलते थे। इस तरह से अनेक भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में थे। राजधानी ब्रसेल्स। अब देखिए, ये तो आपने पूरे बेल्जियम की कहानी को देखा कि बेल्जियम में कितने कितने परसेंट थे। 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे जो डच बोलते थे, 40% जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे वे फ्रेंच बोलते थे, और शेष 1% लोग जर्मन बोलते थे। लेकिन राजधानी जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, कहाँ थी? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। यहाँ पे कंडीशन अलग था। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो लोग थे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर थे, समृद्ध भी थे। इनकी आर्थिक स्थिति समाज में अच्छी थी, इनका रहन सहन का स्तर अच्छा था, विकास का दर इनका अच्छा था। मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो थे इनकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर ज़्यादा सही था। और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी कि जनसंख्या यहाँ पूरे बेल्जियम में डचों का ज़्यादा है, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति फ्रेंच लोगों की अच्छी है। उन्हें बुरा लगता था। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और
डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। क्या बढ़ने लगा? तनाव बढ़ने लगा। दोनों में कड़वाहट पनाने लगा। क्या आने लगा? दोनों में कड़वाहट पनाने लगा। उन्नीस सौ 50 और 1960 के दशक में 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों में विवाद बढ़ने लगा। दोनों समुदायों के टकराव तीखा रूप से ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक तरफ की समस्या थी। वहाँ पर समस्या बताया गया कि ये भाषा के आधार पर कैसी समस्या थी बेल्जियम में। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा तो थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में फ्रेंच लोग ही ताकतवर थे, क्योंकि डचों के पास संपत्ति कम थी, शिक्षा का स्तर कम था, आर्थिक स्थिति कम था। आइए अब हम सब देखते हैं, श्रीलंका के बारे में भी चर्चा करेंगे कि श्रीलंका में क्या कंडीशन था। ये देखिए बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है बीच में। ये देखिए ब्रसेल्स है। ये देखिए जो ब्रसेल्स, ये ब्रसेल्स है। और बेल्जियम की राजधानी देखिए, बेल्जियम जो क्षेत्र है आपका, ये आप देख रहे हैं कि जो पीला कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यह फ्लेमिश क्षेत्र का है। यह डच बोलने वाले लोग हैं। क्या है? ये डच बोलने वाले लोग हैं। ये पूरा जो रेड है, ये पूरा जो आपको रेड दिखाई पड़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है यहाँ पर जो बोलने वाले हैं, यह वेलोन क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? वेलोन क्षेत्र कहा जाता है। यह वेलोन क्षेत्र है, यह रेड वाला। यहाँ फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? यहाँ पर जो है सो फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। फ्रेंच बोलने वाले इस क्षेत्र में रहते हैं। और जो पीला वाला दिखाई पड़ रहा है, जो हरा वाला, यह आपका डच भाषी लोगों का है। ये क्या है? यह डच भाषी लोगों का है, जो फ्लेमिश क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? फ्लेमिश क्षेत्र माना जाता है। और बेल्जियम ये छोटा सा है, जो राजधानी है ब्रुसेल्स का। तो पूरे बेल्जियम में डच की संख्या ज़्यादा है, जर्मन की संख्या कम है। फ्रेंच की बोलने वालों की संख्या कम है, डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है पूरे बेल्जियम में। लेकिन ब्रुसेल्स में जब आप आएंगे तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वालों की संख्या कम है। तो कंडीशन तो दो तरह की हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए श्रीलंका में कैसे स्थिति उत्पन्न हुआ। तो ये तो आप देखिए कि किस तरीके से बेल्जियम में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और बेल्जियम ने कौन कौन सी समस्या बेल्जियम में था, बेल्जियम ने कैसे अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे अगली वीडियो में।